गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करेंगे। इसमें अब हम बेसिक से शुरू करके पूरा एक एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। अगर मैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं तो इसके अंदर जो नेट में जो टॉपिक्स आते हैं मैं उनके बारे में एक बार थोड़ा मोटा मोटा सा आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ऐसे ही आपको मतलब आप जब सिलेबस देखोगे ना नेट का तो उसके अंदर लिखा हुआ होगा रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। एक तो ये होगा इसके अंदर। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा। उसके अंदर लिख रखा होगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। फिर लिख रखा होगा IR एंड रमन एक्टिविटीज़। तो पहला काम क्या है, आपको पहले हमेशा सिलेबस ही देखना होता है कि क्या क्या है। फिर इसमें अब आगे देखो, फिर रमन और IR लिखने के बाद उसने मेंशन कर रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो सिलेक्शन रूल पढ़ना है, फिर उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये आपका नेट का सिलेबस है। मतलब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में से आपको ये सारी चीज़ें ही पढ़नी है। अगर हम इसके बाद बात करें कि हम कैसे शुरू करेंगे और क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बेसिक सी 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, आप नोट डाउन करते रहिए। अगर मैं लिख नहीं रही तो आप मेरी आवाज़ में मैं जो भी चीज़ें बोल रही हूँ उसको लिख लीजिएगा। ये थोड़े छोटे मोटे वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी पेपर में, बट थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, वो क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं किसी मैटर के साथ। किसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, मैटर के साथ। तो उनके अंदर क्या चेंज जो है, इस मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब कुछ हम नोट डाउन करते हैं और उसके मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो मैं आगे डिस्कस भी करूँगी। जैसे AMR वेव्स इसके मैटर के ऊपर पड़ी तो वो अब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, या फिर रिफ्रैक्शन हो गया, उनका रिफ्लेक्शन हो गया वापस से, या फिर डिफ्रैक्शन हो गया, या फिर क्या कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो यही है कि आपको पता होना चाहिए हम क्या करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। यही सारी चीज़ क्या हम पढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अब आप यहाँ से देखना शुरू कीजिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये देखिए भैया, तो आपने पढ़ा होगा EMR के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो EMR के अंदर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो अगर हम देखें तो जिस एनर्जी है भैया, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वो फर्स्ट नंबर पे क्या आती है, रेडियो वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स में हमारे पास क्या मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ होती है कि इनकी एनर्जी क्या होती है, वो सबसे कम होती है। तो सबसे कम होती है तो ये क्या क्या चेंजेस करवा पाते हैं, ये क्या करवा सकते हैं, जो न्यूक्लियर स्पिन है सिर्फ उनको ही चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उनको ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो रेडियो वेव्स हैं वो क्या करती हैं, सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन को चेंज कर सकती हैं। तो इसी वजह से इसमें जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पढ़ते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलरली कंपाउंड की हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं रेडियो वेव से, तो उसके अंदर क्या क्या आता है, हम रेडियो वेव्स के हेल्प से NMR पढ़ते हैं। NMR में भी हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन NMR, HNMR, या फिर कार्बन NMR होता है, H1 कार्बन 13 NMR होता है। इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं, EPR ESR आपने पढ़ा होगा। वो सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं, रेडियो वेव्स में पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, सेकेंड नंबर पे आती है माइक्रोवेव्स। अब जो रेडियो वेव्स हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होती है, किनकी, माइक्रोवेव्स की। तो ये क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव्स क्या कर सकते हैं, जो रोटेशनल स्टेट्स होती हैं, क्या होती हैं, रोटेशनल स्टेट्स, उनमें चेंजेस ला सकते हैं। आप तो इसको लिख सकते हो रोटेशनल स्टेट्स में चेंजेस।
इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो कोई भी बॉन्ड लेंथ है ना किसी भी कंपाउंड में दो एटम्स के बीच में, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, ये मतलब कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंक्लूड होते हैं, ये होते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इनकी एनर्जी क्या है, रेडियो वेव्स की से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो ये क्या कर सकते हैं, रोटेशनल स्टेट्स में चेंजेस ला सकते हैं। हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। और कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद आता है IR की बात, इंफ्रारेड रेज, आप सबको पता होगा इंफ्रारेड रेज। इनकी एनर्जी क्या होती है, अब जो रेडियो वेव्स थी उसकी सबसे कम, फिर माइक्रोवेव की उससे ज़्यादा, फिर IR की माइक्रोवेव से ज़्यादा। तो ये क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि रोटेशनल स्टेट्स को चेंज कर सकता है। ये IR क्या कर सकता है, रोटेशनल को तो चेंज कर सकता है क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन ये क्या है, उसके साथ साथ वाइब्रेशनल स्टेट को भी चेंज कर सकता है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, चेंज इन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्टेट, चेंज इन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्टेट। फिर इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद क्या है, हम डिसोशिएशन एनर्जी का पता लगा सकते हैं, किस में, ग्राउंड स्टेट में। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, डिसोशिएशन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। और अब ये कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है इसके अंदर पढ़ी जाती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या पढ़ा जाता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको, ये ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स थे, एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल लेवल्स हैं किसी, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स थे, ठीक है। ये येलो वाले क्या हो गए, वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। और इनके अंदर भी क्या हो सकते हैं, रोटेशनल लेवल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे से क्या हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं। तो ये ब्लैक वाले क्या हैं, रोटेशनल लेवल्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वाइब्रेशनल लेवल हो सकते हैं, और इनके अंदर भी क्या हो सकते हैं, रोटेशनल लेवल होते हैं। आप देखिए, आप इसको कैसे मतलब कि सॉर्ट कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या होंगे, वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन वाइब्रेशनल के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल होगा सिर्फ। क्या, ई के अंदर क्या होगा, वी और आर, और वी के अंदर क्या होगा, सिर्फ आर होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर दोनों, वाइब्रेशनल रोटेशनल, वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल। अब देखिए यूवी की बात करते हैं, इसके बाद आता है यूवी की। अब देखो यूवी के अंदर क्या होता है, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को चेंज कर सकता है। किसको चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। स्पेलिंग एरर वगैरह कुछ हो तो आप देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। अब ये क्या कर सकता है, आउटर इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकता है, मतलब उसके अंदर चेंजेस ला सकता है। किसके अंदर, आउटर इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, एक और पॉइंट है, अगर ये सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स में कर सकता है, इनर वाले में कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। तो इनर इलेक्ट्रॉन लिख के उसके आगे क्रॉस लगा लेके उसको नहीं छेड़ता ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये हमें क्या बताता है, अच्छा एनर्जी हम बताना भूल गए ना, इसकी एनर्जी अब क्या होती है, जो इससे ऊपर IR होती है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसकी एनर्जी IR के कंपैरिजन में और ज़्यादा होगी। ये हमें क्या करता है, डिसोशिएशन एनर्जी के बारे में बताता है, किसकी, एक्साइटेड स्टेट की। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, टेल्स अबाउट डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट।
ये मेंशन कर लेना आप अपने नोट्स में। फिर इसके बाद देखिए एक्सरेज की एनर्जी क्या होती है, यूवी से और ज़्यादा होती है। अब ये क्या, उसने आउटर इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था, ये क्या करेगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बता देगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स की इन्फो दे देगा हम लोगों को, ठीक है। और ये इसमें मतलब एक्सरेज में आप क्या इंफॉर्मेशन निकालते हो, आप लोगों ने नाम सुना होगा एक्सआरडी को पढ़ते हैं हम, उससे हमें क्या पता चलता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस या फिर स्पेसिंग के बारे में पता चलता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में समझाता है, ठीक है। तो एक्सआरडी भी इसी के अंदर होता है। फिर इसमें क्या है, हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग को एक्सप्लेन करते हैं जब कोई मतलब माइक्रोस्कोपिक नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं ना, तो उसके अंदर देखते हैं। फिर इसके बाद आता है गामा रेज। गामा रेज की एनर्जी एक्सरे से भी ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियर ट्रांजिशंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियर ट्रांजिशंस। जब हम मोसबार पढ़ेंगे ये मतलब मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आता है। जब हम मोसबार पढ़ेंगे ना आगे, तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे मोसबार के अंदर। तो गामा रेज न्यूक्लियर ट्रांजिशन कराता है, वो हम मोसबार में पढ़ते हैं। इसके बाद कॉस्मिक रेज आती है, इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और कॉस्मिक रेज का ऐसा हमारे सिलेबस में या फिर हम कुछ ऐसा डिस्कस भी नहीं करते कि क्या कुछ है। तो कॉस्मिक रेज में सब पता होना चाहिए कि लास्ट में इसकी एनर्जी आती है। तो अगर हम इसको एक बार लिख के देखें, ये आपका सिलेबस है, अगर हम इसको लिख के देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखिए आप। पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएंगी रेडियो वेव्स, उसके बाद क्या आएगा माइक्रोवेव्स, उसके बाद क्या आएंगे आईआर, उसके बाद क्या आएगा यूवी, उसके बाद क्या आएंगे एक्सरेज, फिर क्या है गामा रेज, उसके बाद आएगी कॉस्मिक रेज। तो ये है, इसकी एनर्जी क्या है सबसे कम, इसकी एनर्जी है सबसे ज़्यादा। तो इस सीरीज़ में एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हमने क्या बोला था सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जिनको हम EMR लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो क्या करती हैं, मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ये कोई भी मैटर है उसके साथ ये क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। तो क्या चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को ही हम पढ़ते हैं और उसके थ्रू ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये वाला ये चीज़ है, और हम उनकी पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं उस मॉलिक्यूल या फिर उस कंपाउंड की। अब देखिए क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, आप खुद भी सोचिए एक बार पॉज करके। तो क्या हो सकता है, कोई भी MR इसके ऊपर पड़ा तो उसका क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है कि वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाए, मतलब वो आए टकरा के वापस चली जाए। फिर नंबर 3 पे क्या हो सकता है, अब्जॉर्प्शन हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, वो एमिट हो जाए, मतलब वो सारी एमिट होगी तो एमिशन हो सकता है, एमिशन लिख लेते हैं इसको। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, इसके अलावा स्कैटरिंग भी हो सकती है, मतलब वो सारी लाइट क्या हो जाए, स्कैटर हो जाए। या फिर क्या हो सकता है, डिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अंदर से हमें क्या क्या पढ़ना है, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करेंगे वो हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन, नंबर 3 वाली चीज़ ये, एमिशन पढ़ेंगे, और उसके अलावा क्या पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अभी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, उनमें हमें समझ आएगा कि अब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाए यूज़ हुआ है, एमिशन यहाँ, स्कैटरिंग यहाँ पे। तो अब देखिए एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ट्रांजिशन होता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ट्रांजिशन प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होगा। इसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब एक और चीज़ आप हमेशा पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में। आपने 11th क्लास में एक ग्राफ ऐसे पढ़ा होगा, तीनों एक्सेस होती हैं x, y, z, हम इन पे डिनोट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम प्रोपेगेशन फैक्टर को लगाते हैं, और इस वाले एक पे क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को लगाते हैं। तो जो हमारी वेव्स ऐसा ग्राफ पढ़ा होगा आपने कुछ इस तरीके से,
ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन फैक्टर होता है। वो सारी चीज़ें एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने, ये सारी चीज़ें 11th में आती हैं आपके। तो अब देखिए क्या है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो देख लीजिए। हमने पढ़ लिया अब ये कि जो ई का मैग्नीट्यूड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है उससे कहीं ज़्यादा होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी मतलब यूवी विजिबल, एक्स रेज, ये सारी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर सिर्फ आती हैं रेडियो वेव्स। क्या आती हैं, सिर्फ रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स क्या करती हैं, रेजोनेंस जनरेट करती हैं। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, रेजोनेंस जनरेट करती हैं। अब क्या है, जो रेडियो वेव्स वो सिर्फ रेजोनेंस जनरेट कर रही हैं, तो इस रेजोनेंस के हेल्प से हम क्या क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते थे NMR, इसमें भी कौन से, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पढ़ते थे। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है NMR, ये किस में हेल्प होती थी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जो ऑर्गेनिक के मतलब कि हमने कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स बनाए होते थे, उनके डिटर्मिनेशन के लिए कितने प्रोटॉन है, कितने कार्बन है, कैसा नेचर है, ये सारी चीज़ पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की रेडियो वेव्स यूज़ करते थे, और वो रेजोनेंस जनरेट करता था जिसकी हेल्प से हम NMR पढ़ते थे, और वो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट होता है। अब देखिए जब हम फिज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, जब हम फिज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी अब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या चाहिए हमें, माइक्रोवेव चाहिए, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल और एक्स रेज चाहिए। जो इन सारी चीज़ों से जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, हम उस स्पेक्ट्रा को बोलते हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। ये हमें क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा के अंदर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, न्यूक्लियस या फिर उस एटम, ये मतलब न्यूक्लियस के साथ या फिर उस एटम के साथ। तो उस केस में क्या होता है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, और ये क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन होता है जो इंटरेक्ट करता है। तो हाइयर फ्रीक्वेंसी ऑफ रीजन से इंटरेक्ट करता है। अब इसमें एक लाइन लिख लीजिए, ये यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस ऑफ एटम और या फिर एटम के साथ, और एटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस ऑफ एटम या फिर एटम के साथ। इसी केस में क्या होता है, उस केस में ये ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है, हाइयर फ्रीक्वेंसी ऑफ रीजन में इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन कर लीजिएगा, हाइयर फ्रीक्वेंसी ऑफ रीजन से इंटरेक्ट करते हैं। कैसे, मैं हमें पता है ई का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है बी के कंपैरिजन में। अब हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन देखने वाले हैं अपने मैटर के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन किसके साथ, मैटर के साथ, जो भी हमारा मैटर है, जो हमारे पास है, मतलब अपने मैटर के पास, अपने मैटर के साथ आप लिख लीजिए जैसे आपको सही लगे। तो इसको चीज़ को पहले किसने एक्सप्लेन किया था, एक मैक्सवेल इक्वेशन आपने ज़रूर पढ़ी होगी, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी होगी कुछ इस तरीके से, इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है,
इसको रेज कर लो, कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ये किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो E किसके इक्वल है? B इंटू सी, इसके इक्वल आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, मैक्सवेल ने एक्सप्लेन कर दिया था इन सारी चीज़ों को, अभी इसमें यहीं तक पढ़ते हैं। अब एक और चीज़ आप थोड़ा सा है, इसमें क्या है, जो बेस है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, बेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो क्या है? एमिशन और अब्जॉर्प्शन। क्या है? एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसी से, इन दोनों चीज़ों से ही क्या निकालते हैं हम? इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसमें एक चीज़ और मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में और स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के बारे में बताना था थोड़ा सा। चलो मैं बता ही देती हूँ, एक कलर लेते हैं। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई भी स्पीसीज़ लगा लीजिए, वो एक्साइट होके यहाँ पे चली गई, इसको हम ग्राउंड जी स्टार बोल देते हैं, इसको ग्राउंड स्टेट को जी से। जब इसके ऊपर हमने EMR डाली तो वो एक्साइट हो गई, यहाँ चली गई, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम? स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। अब क्या है, हमारे पास क्या होगा, जब ये यहाँ चली गई तो ये क्या कर सकती है? थोड़ी देर बाद वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए, मतलब ये क्या करेगी? लाइट एमिट करेगी, लाइट एमिट करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसके बाद हमारे पास एक तीसरे तरीके का और होता है एमिशन, उसको हम देखते हैं। मैं एक बार डायग्राम बनाती हूँ आपके लिए। उसमें क्या होता है, जैसे दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई स्टेट थी जो हमारी जी स्टार थी, ये लगा लेते हैं, जहाँ पे वो पहुँच गए 1 सेकेंड के लिए, हमने बोला था यहाँ पे हमारा जी स्टेट है। अब क्या करता है, ये जी स्टार से आके कहीं एक और जगह पे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, इसको हम मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा स्टेबल स्टेट। क्या बोलते हैं? मेटा स्टेबल स्टेट, इसीलिए मैंने इसको नीचे एम लिख दिया। यहाँ पे आके कहीं एक बार थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अब क्या करना पड़ता है कि वो इसको एनर्जी देनी पड़ती है, वापस से क्या देनी पड़ती है? एनर्जी। फिर ये एनर्जी अब्जॉर्ब करके फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जाता है। तो ये क्या करता है? 2 बार लाइट एमिट करता है, लाइट एमिट करता है। ठीक है, 2 तरीके, मतलब 2 तरह की लाइट एमिट करेगा। एक तो ये मेटा स्टेबल स्टेट से आएगा तब, और एक बार यहाँ पे, तो 2 तरह की करेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, ये होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो एक और टर्म यहाँ पे आती है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। आगे वाले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।